शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम इतना प्रेम करना कि एक नफरत से भरते समाज में तुम्हारा बस होना भर भी विद्रोह लगे। बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और मैं मानता हूं कि जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच एक चौतरफा कश्मीर इतिहास युद्ध छिड़ गया। कानून मंत्री के बयान और कश्मीर को लेकर लिखे उनके लेख के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई और किरण रिजिजू की तीखी आलोचना की। बाल दिवस के मौके पर इसने सियासी बहस को जन्म दे दिया। एक और जहां नेहरू की गलतियां गिनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पंडित जी के योगदान को बताया जा रहा है। आइए जानते हैं राजनीति क्यों गरमाई। बाल दिवस पर सियासी बहस क्यों हो गई। किरण रिजिजू भारत सरकार के, मोदी सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा 5 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू का नाम का एक लेख लिखा और उस लेख में पंडित नेहरू पर, यानी देश के पहले प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा लेख के विरोध में किरण रिजिजू को क्यों बताया उन्होंने डिस्टोरियन एक होते हैं हिस्टोरियन और एक होते हैं डिस्टोरियन, जो कि डिस्टोर्ट करते हो फैक्ट्स को। रिजिजू साहब ने कहा कि 15 अगस्त 1947 से पहले कश्मीर का भारत में विलय करा रहे थे हरि सिंह महाराजा कश्मीर। जयराम रमेश ने कहा कश्मीर के शासक हरि सिंह अपने विशेषाधिकार नहीं खोना चाहते थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि ये हो और एक स्वतंत्र कश्मीर बना रहे। ये दोनों के अलग अलग बयान हैं। ये लॉ मिनिस्टर हैं हमारे और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। किरण रिजिजू ने दूसरा जो पॉइंट कहा, नेहरू व्यक्तिगत एजेंडा से प्रेरित थे और विलय कराना नहीं चाहते थे, विलय नहीं करना चाहते थे कश्मीर का, उसको लेकर, और वो एक पर्सनल एजेंडा पर चल रहे थे। जबकि उन्होंने कहा जयराम रमेश ने कि नेहरू हमेशा से कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे। दोनों में कंट्राडिक्शन है कि नेहरू व्यक्तिगत एजेंडे से प्रेरित थे और विलय करना नहीं चाहते थे, जबकि जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा नहीं है। नेहरू ने लोकसभा में कश्मीर को बताया था विशेष मामला, ये किरण रिजिजू ने फैक्ट्स के तौर पर रखा है। जबकि जयराम रमेश का कहना है नेहरू और अब्दुल्ला यानी शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने कश्मीर का भारत में विलय कराया। जो फारूक अब्दुल्ला के फादर थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने और नेहरू की जो दोस्ती है जग जाहिर है, उसकी वजह से कश्मीर का विलय भारत में हुआ। स्वतंत्रता की लड़ाई में 10 साल जेल में गुजारने से लेकर स्वराज्य का नारा देने तक और लाहौर में अंग्रेजों के विरोध से लेकर लाल किले की प्राचीर पर सबसे पहले ध्वजारोहण करने वाले पंडित नेहरू एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्हें इतिहास कभी झुटला नहीं सकता। कोई उनकी विरासत का बखान करता है तो कोई विवादों का। आइए आपको बताते हैं पंडित नेहरू की कुछ उपलब्धियां जिन्होंने नए भारत का रास्ता बनाया। नेहरू की बड़ी उपलब्धियां कुछ हम बता रहे हैं। नेहरू काल में सियासतों का भारत में विलय हुआ, ये सबसे बड़ा उनका एक क्रेडिट माना जाता है कि उस दौरान, हालांकि उसमें सरदार पटेल का जिक्र भी किया जाता है, लेकिन नेहरू काल में सियासतों का भारत में विलय हुआ। दूसरा, विभाजन के बाद शरणार्थियों का पुनर्वास, जो उस वक्त का सबसे बड़ा काम था, वो काम नेहरू की सरकार ने, नेहरू की मौजूदगी में वो हुआ कि विभाजन के बाद शरणार्थियों का रिसेटलमेंट हुआ, पुनर्वास यहाँ पर किया गया। चुनाव आयोग का गठन और वयस्क मताधिकार, ये दोनों काम भी उस दौरान हुए। चुनाव आयोग, जिसकी वजह से हम समझ रहे हैं कि आज हमारा लोकतंत्र मजबूत है, और जो वयस्क मताधिकार मिला है उससे सब लोग आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है, पाकिस्तान के साथ
सिंधु पानी का समझौता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सिंधु पानी के बंटवारे को लेकर जो समझौता हुआ उसे भी नेहरू की बड़ी उपलब्धियों में माना जाता है। और शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति पर भी नेहरू की बड़ी ताकत मानी जाती है, उपलब्धि मानी जाती है। नॉन अलाइन मूवमेंट की शिक्षा, प्रौद्योगिकी और उद्योगों को बढ़ावा देना कि नेहरू के वक्त में बड़ी इंडस्ट्रीज का भी काम हुआ, एजुकेशन पर बहुत काम हुआ, जिसमें IITs और IIMs बनाने का काम भी हुआ। ये आप सारी घटनाएं देख रहे हैं जो 1950 में IIT बनाया खड़गपुर में, 1955 में भिलाई से प्लांट बना, 1956 में UGC बना, 1956 में एम्स बना, 58 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना और 1961 में IIM कोलकाता बनाया गया। तो ये सभी बड़ी उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री नेहरू की। पंडित नेहरू इतनी बड़ी शख्सियत थे, जाहिर है विरासत है तो विवादों से भी जुड़े होंगे, जिनको लेकर बीजेपी उन पर निशाना साधने से बाज नहीं आती। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेहरू पर बड़े आरोप क्या हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। अभी हमने उपलब्धियां देखी। भारतीय जनता पार्टी के आरोप, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, ये सबसे बड़ा आरोप है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है कि पटेल बनने वाले थे, पटेल को सबसे ज्यादा बहुमत था, लेकिन नेहरू ने नहीं बनने दिया पटेल को प्रधानमंत्री। दूसरा बड़ा मुद्दा, कश्मीर के भारत में शामिल होने के अनुरोध से किया इनकार, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि कश्मीर को लेकर नेहरू हमेशा विवादों में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें निशाने पर बनाए रखते कश्मीर को लेकर कि कश्मीर का जो विलय होना था उसको लेकर नेहरू बहुत सहमत नहीं थे। तीसरी बात, कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाना और इस मुद्दे को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस गए। इस पर भी बड़ा हंगामा होता रहता है कि यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू लेकर गए और 370 लगाई, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। एक और बड़ा मामला, चीन के खिलाफ एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया चीन युद्ध में, इसकी चर्चा भी होती है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेहरू पर इस बात को लेकर निशाना बनाया जाता है। और एक और बड़ा मामला, जवाहरलाल नेहरू ने अपने नेतृत्व में, अपनी लीडरशिप में खुद को भारत रत्न दिया। दो लोगों को भारत रत्न देने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, दोनों के लिए इस बात के जिक्र होते हैं और भारत रत्न दिया गया, इसको लेकर नेहरू को निशाने पर रखा जाता। वाद विवाद से दूर इतना तो साफ है कि मोदी को जनता ने पंडित नेहरू जैसा प्रचंड बहुमत दिया है। उन्हें उम्मीद है कि नेहरू के आधुनिक भारत की तर्ज पर वो 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण करेंगे। आइए हम दोनों नेताओं के बीच की कुछ समानताओं को भी जानते हैं, क्योंकि नेहरू और मोदी को लेकर बड़ा चर्चा चलती है, तो हमने ये कोशिश की है कि देखें मोदी और नेहरू में क्या समानता है। दोनों अपनी अपनी पार्टी का चुनावी चेहरा है। नेहरू एक ज़माने में बड़ा फेस थे कांग्रेस पार्टी का और आज नरेंद्र मोदी जो हैं भारतीय जनता पार्टी का फेस हैं। विदेश नीति पर अपनी अपनी छाप, जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति के मामले में माना जाता है मजबूत नेता के तौर पर, और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की विदेश नीति पर एक नई छाप बनाई है दुनिया भर में। नेहरू को आधुनिक भारत का और मोदी को मेक इन इंडिया, जो अभी प्रधानमंत्री ने चालू किया है, मेक इन इंडिया और एक नए तरीके का भारत बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, जो कि नेहरू का सपना था आधुनिक भारत का। सरकार और संगठन पर मजबूत पकड़, दोनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मजबूत पकड़ है सरकार पर भी और अपनी अपनी पार्टी के संगठन पर भी, यानी कांग्रेस पर थी नेहरू की और भारतीय जनता पार्टी पर मोदी की। आर्थिक नीति निर्धारण और कठोर नियंत्रण, कुछ लोग इस मामले में डिक्टेटर भी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और नेहरू दोनों की आर्थिक नीति निर्धारण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और वो उसको ठीक तरीके से कर रहे थे। और दोनों की पैन इंडिया अपील है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में। जवाहरलाल नेहरू की भी उसी तरह की लोकप्रियता थी और आज नरेंद्र मोदी की भी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, उनकी भी उसी तरह की अपील है। अच्छे वक्ता और कम्युनिकेशन का बेहतरीन इस्तेमाल, ये सब लोग जानते हैं, जो इस पीढ़ी के लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि मोदी किस तरह के अच्छे वक्ता हैं और कम्युनिकेशन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। और ये खूबी थी जवाहरलाल नेहरू में, वो जो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते थे। जवाहरलाल नेहरू की जयंती बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई बन गई। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। देखते हैं कि क्या कहते हैं नेता उनके। ये भूल छोटा मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था और उस भूल को जो मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा था और एक अलग से नैरेटिव देने का कोशिश किया, उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने जो लिखा वो कोई मेरा मत तो है नहीं, ये इतिहास का पन्नों में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी, या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ये देशवासियों का सामने में रखना ज़रूरी था। अगर आप इतिहास को तोड़ोगे मरोड़ोगे तो आप कैसे इतिहास बनाओगे खुद? आप आने वाली पीढ़ी कैसे आपको याद रखेगी? वो भी फिर आपसे सीखेगी। आज जो आप सिखा रहे हो उनको, कल वो सीखेगी। तो ये उचित नहीं है देश के लिए, उचित नहीं, देश के लिए उचित नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए अस्थायी रूप से उचित हो सकता है, पर देश के लिए उचित नहीं है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और मैं मानता हूँ कि जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियाँ की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है। सोशल मीडिया पर नेहरू की निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की नकारात्मक बातें होती रहती है। बार बार भारत की अर्थव्यवस्था, चीन नीति और कश्मीर नीति की विफलताओं के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत माता का राजकुमार बताया था नेहरू को। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विवादों से नेहरू के योगदान को भुलाया जा सकता है? क्या नेहरू के नाम पर राजनीति चमकाई जा रही है, या फिर क्या नेहरू के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है? जवाहरलाल नेहरू और मौजूदा राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इतिहासकार प्रोफेसर मक्खनलाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी और आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रोफेसर मक्खनलाल से इतिहास को समझेंगे। आपने नेहरू पर बहुत स्टडी किया है, आप नेहरू को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। कैसे आप देख रहे हैं मौजूदा राजनीति को और नेहरू के कंट्रीब्यूशन को? ये भी आज नेहरू जी का जन्मदिन है, जयंती है, और सुबह सबसे पहले मैंने जो ट्वीट देखा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, जिसमें उन्होंने जो है नेहरू जी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम उनके योगदान को जो है आज याद कर रहे हैं जी, और उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। इस तरह का ट्वीट देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसको रीट्वीट भी किया, लाइक भी किया जी, कि नेहरू से लेकर नरेंद्र तक जो एक प्रधानमंत्रियों की जो श्रृंखला है देश में, तो कम से कम एक दूसरे का सम्मान करना ये एक अच्छी परंपरा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने उनके योगदान को याद किया है तो उनके योगदान से कौन इनकार कर सकता है जी। अब बात यह है कि जो विवाद चलते हैं दो तरह के विवाद हैं। एक का जिक्र तो जो नेहरू जी की व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप या उनकी छवि को खराब करने को है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो ऐसा मामला है कि अगर नेताओं की या किसी भी बड़े आदमी की व्यक्तिगत जिंदगी में आप और हम झांकने लगेंगे तो शायद इस देश में बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी जी। क्योंकि फिर जो है वो नेहरू अकेले उसमें नहीं आएंगे, उसमें फिर बहुत सारे लोग आएंगे, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए उस पक्ष को तो मैं उस पर बात नहीं करता। हाँ, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो राजनीतिक समझदारी थी, उनका जो विचार था, उनके जो सिद्धांत थे, उस पर जरूर बात करनी चाहिए कि नेहरू का योगदान क्या था। कश्मीर को लेकर के अक्सर नेहरू पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा और किरण रिजिजू ने लगातार 2 लेखों में उस चीज को रखा है। पहली बात तो ये है कि क्या ये समय अब बार बार कश्मीर को लेकर के नेहरू को लांछित करने का है? क्या ये उचित है या इसकी जरूरत है क्या? जी ठीक है, 370 नेहरू ने लगाया, तो नेहरू अकेले उस समय नहीं थे, पूरी संसद थी, संविधान सभा में वो बहस हुई, पटेल भी थे उसमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में थे और बहुत सारे नेता थे। और जब 370 लगा तो देश की संसद ने, जैसे 370 हटाने का देश की संसद ने बहुमत से पास किया, तो वो भी देश की संसद ने बहुमत से ही लगाया था जी। वो कोई जबरदस्ती नेहरू जी ने एक अध्यादेश से नहीं लगाया। तो वो भी संसद का फैसला था और ये भी संसद का फैसला है। इसलिए हमें लगता है ठीक है, वो एक नीति थी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनसंघ की जमानत से 370 का विरोध करती रही, उसमें बहुमत में आने पर उसको पूरा किया, और शायद 1947 में 370 की जरूरत रही होगी और 2022 में जरूरत खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए वो दूसरी बात, मान लीजिए प्रधानमंत्री, जैसे हम आपके संबोधन में ये बात थी
कि रियासतों का एकीकरण, तो जाहिर है सरदार पटेल की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी। वो गृह मंत्री थे देश के, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। आज अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश में सड़कें बनवाने का योगदान उनका जो है उसको याद करते हैं, तो हम ये थोड़ी कहते हैं खंडूरी जी ने जो है सड़कें बनवाई, ठीक है, वो मंत्री थे। प्रधानमंत्री का को श्रेय जिक्र देते करते हैं हैं जी। कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। अगर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का श्रेय सबसे ज्यादा नरसिम्हा राव को दिया जाता है, मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री थे। ठीक। तो ऐसे ही सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच जो केमिस्ट्री थी व्यक्तिगत रूप से, वो बड़ी दिलचस्प थी और ठीक है। लगभग वैसे ही रिश्ते थे जैसे अटल जी और आडवाणी जी के थे। ठीक है, तो उसमें हाँ, जी। तो इसलिए एक तो मैं उनको एक दूसरे के खिलाफ नहीं मानता, और बहुत सारे इतिहासकार लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इतिहास में पढ़ा है, तो मैंने पाया है कि सरदार पटेल जो है जब जा रहे थे तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी कांग्रेसियों के नाम, उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद जवाहरलाल अकेले हो जाएंगे और आप सबको इनका साथ देना है कि उनको इन्हें भी देश में बहुत बड़े काम करने हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिश्ते थे उनके। जी। खैर, अब नेहरू जी पर आते हैं। आपने बहुत सारे योगदान गिना दिया, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, निश्चित रूप से वो योगदान है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1947 में क्या परिस्थिति थी, देश का बंटवारा हुआ था, देश जो है मतलब हर तरह से देश में नवनिर्माण की जरूरत थी। उन परिस्थितियों में जो फैसले लिए गए होंगे, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं अभी विस्तार से। विनोद जी, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मीमांसा करेंगे तो वो उन पर हम, ठीक है, आलोचना का अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन आलोचना होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जब निंदा होने लगती है किसी नेता की, कोई भी हो, जो भी हमारा राष्ट्रीय महापुरुष है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि अपने राष्ट्र के प्रतीकों और महापुरुषों की अगर हम निंदा करेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे, तो वो हम फिर अपने पुरखों की निंदा और भर्त्सना करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आलोचना तक तो ठीक है, उनसे मतभेद हो सकते हैं, उनके बारे में टिप्पणियां हो सकती हैं, लेकिन कम से कम टोटलिटी में, संपूर्णता में नेताओं को देखा जाना चाहिए कि कहाँ कितना वो सही थे और कितना उनसे गलतियां हुई। ठीक है, मैं तो इस में देखता हूँ आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेहरू जी हो और आशुतोष से पहले प्रोफेसर मक्खनलाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं विजय बोल रहा हूँ, आपका स्वागत है। विनोद जी ने, नमस्कार, अब सुनाई दे रहा है जी। विनोद जी ने जिक्र किया नेहरू को लेकर, उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर और भारतीय इतिहास, जो राजनीति का इतिहास है, उस पर आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नेहरू की इमेज को डेंट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहें तो बहुत गलत नहीं होगा। देखिए, मैं पूरी बात तो सुन नहीं पाया, शुरू के 13-14 मिनट ऑडियो बिल्कुल ख़राब था, लिहाजा नहीं सुनाई दे रहा था मुझे। अभी जो वक्ता थे, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी जी, कि हमें अपने नेताओं की आलोचना करनी चाहिए, उनके कामों की विवेचना करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत सही कहा, लेकिन उसी के साथ मैं एक छोटा सा वाक्य जोड़ दूं कि आलोचना को भी निंदा के रूप में नहीं लेना चाहिए, जो अक्सर हो रहा है जी। जब आलोचना को भी आप निंदा के रूप में लेते हैं, तब आप अपने नेता को भगवान मान ले रहे हैं जी। यानी आप कुछ भी असेसमेंट, कुछ भी आलोचना, कुछ भी समालोचना नहीं सुनना चाहते जी। रही बात, बाकी मैं चूंकि शुरू में सुन नहीं पाया, आपने उनकी बात कही, कश्मीर की जो समस्या थी उसको समझने का हम एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, आसान। सरदार पटेल के 13 वॉल्यूम में करिस्पॉन्डेंस छपी है 1946 से लेकर 50 तक, मृत्यु तक, और उनमें जो पहला वॉल्यूम है वो कश्मीर के ऊपर ही है, 500-600 पेज हैं जी, और उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, किसी तरह की कोई समालोचना आलोचना नहीं है जी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब मौजूद हैं, सरदार पटेल के लेटर्स, नेहरू के लेटर्स, महाराजा हरि सिंह के लेटर, ये अपने माउंटबेटन के लेटर, सारे ओरिजिनल मौजूद हैं। मेहरचंद महाजन के लेटर हैं, रामचंद्र काक के लेटर हैं, अब्दुल्ला के लेटर्स हैं। ये आप समझ लीजिए कि 1946 से लेकर 48 के बीच का सारा कच्चा चिट्ठा वहाँ मौजूद है जी। एक चीज़ बहुत उभर के आती है कि 565 रियासतें थीं जी, और सरदार पटेल गृह मंत्री ही नहीं थे, एक मंत्रालय और था जिसका नाम लोग नहीं जानते, मिनिस्टर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, और मिनिस्टर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट में सेक्रेटरी थे वीपी मेनन जी। तो 565 रियासतों को एक करने का जिम्मा सरदार पटेल को सौंपा गया था। 564 रियासतों को एन केन प्रकारणेन
सरदार पटेल ने एक किया। कश्मीर के इशू को पंडित नेहरू ने अपने हाथ में बाद में लिया, पहले सरदार पटेल के ही याद में था। बार बार इंटरफेरेंस से सरदार पटेल एक ऐसी स्थिति में आ गए कि उन्होंने मंत्रिमंडल से ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया जी। और लेटर फाइल में आज भी मौजूद है। जब ये पता चला कि कश्मीर के इशू पे जवाहरलाल नेहरू के तौर तरीके से सरदार पटेल बिल्कुल नाखुश हैं, वो इस्तीफा उनका दस्तखत हो गया है। इसके पहले कि डिस्पैच होके जाए पता चल गया, नेहरू ने भी मान मनोबल किया और उन्होंने भी किया कि इस्तीफा न दें। आपको ये जान के ताजुब होगा कि सरदार पटेल ने कहा ठीक है हम प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन इस्तीफा फाइल से नहीं हटाया गया। ठीक है। अब वो सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस में छपा भी है। तो सरदार पटेल और नेहरू के बीच में कश्मीर का मुद्दा कभी एक लेवल पे नहीं रहा। 370 नेहरू ने बाद में संविधान सभा को दरकिनार करके ऐड किया 336 से। ठीक है। और वो इशू सरदार पटेल ने साफ साफ करिस्पॉन्डेंस में लिखा कि मैं इसके एक भी शब्द से सहमत नहीं हूँ। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में मौजूद हैं, कोई भी आदमी उठा के देख ले। ठीक है, इस पर चर्चा तो करते मुझे हैं ऐसा प्रोफेसर लगता साहब। है जी कि पंडित नेहरू के जी 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 बात कंप्लीट कर लो आप जी। मैं ये कह रहा था कि ये सारी चीज़ें पंडित नेहरू से लेके माउंटबेटन से लेके नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में मौजूद हैं। इसमें किसी भी इंटरप्रिटेशन की, किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कुछ भी नेहरू ने किया हम उनकी मंशा पर उंगली नहीं उठाते। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी उन्हें खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे निर्णय उनके अपने थे। उसमें सरदार पटेल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वीपीएन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सरदार नेहरू और माउंटबेटन। और एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें आपको, जो एडमिना माउंटबेटन की बेटी ने उनके बायोग्राफी लिखी है, उसमें जिक्र किया है कि माउंटबेटन एडमिना से कहते हैं कि तुम नेहरू को फ़ोन करो कि वो सीज फायर करके ये मामला यूएनओ में ले जाएं। एडमिना माउंटबेटन कहती हैं कि वाई शुड आई फोन, विल ही एक्सेप्ट? माउंटबेटन कहते हैं कि अगर नेहरू को तुम फोन करोगी तो वो बात मान लेंगे। तो एडमिना माउंटबेटन ने नेहरू को फोन किया कि सीज फायर करके कश्मीर मामला यूएनओ में ले जाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एडमिना की बायोग्राफी उसकी बेटी ने लिखी है और उसने सपोर्ट किया है। और ये बात माउंटबेटन की डायरी में भी दर्ज है। ठीक है। तो किस तरह की पॉलिटिक्स चली है ये आप देख इस पर चर्चा करते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आशुतोष का नेहरू पर और प्रधानमंत्री मोदी पर दोनों पर बड़ा अध्ययन है। आशुतोष तो अभी एक बड़े कार्यक्रम में भी शामिल होकर आए हैं। आशुतोष जी, आपको मैंने आखिर में इसलिए लिया क्योंकि प्रोफेसर मक्खनलाल और विनोद जी दोनों पक्ष को आपने सुना है। कश्मीर इशू पर ही खासतौर से यदि नेहरू की बात करें, आपकी टिप्पणी क्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए विजय जी, नेहरू जी का जब जिक्र होगा जी, तो गांधी जी के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनका जिक्र होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई विचारधारा, कोई संगठन उनको कितना भी खत्म करने की कोशिश कर ले, वो संभव नहीं है जी। और नेहरू का जब आकलन होगा इतिहास में, तो कश्मीर नीति की वजह से नहीं होगा, वो चीन नीति से भी नहीं होगा और एडविना माउंटबेटन से उनके रिश्तों से भी नहीं होगा। नेहरू का आकलन होगा इस देश के अंदर लोकतंत्र और उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच से रास्ता निकालने वाले शख्स के तौर पर होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस देश के अंदर एक अजीब सी बात हो गई है और वो जानबूझकर किया जाता है कि नेहरू को कश्मीर से जोड़कर देखो, नेहरू को एडविना से जोड़कर देखो और नेहरू के सामने सरदार पटेल को बड़ा करके देखो। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता देश के खिलाफ मानसिकता, क्योंकि आप अपने महापुरुष की आलोचना नहीं, उसकी निंदा करना और नेहरू के इतिहास में जो कंट्रीब्यूशन है उसको पूरी तरीके से धूमिल करना चाहते हैं। मैंने अभी एक किताब खत्म की है जिसमें नेहरू, एडविना और माउंटबेटन के रिश्तों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सरदार पटेल चाहते थे कि
कश्मीर भारत के साथ ना हो, और माउंटबेटन के माध्यम से उन्होंने राजा हरि सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मैसेज दिलवाया था। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन इस डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री को भुला दिया जाता है और सरदार पटेल को कभी नहीं जिम्मेदार ठहराया जाता। ये क्यों है? ये जो पिक एंड चूज जो लोग करते हैं, या एडविना माउंटबेटन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाके नेहरू का चरित्र हनन करना चाहते हैं, और ये वो लोग करते हैं जो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता है और वो बाकायदा ट्वीट करते हैं। मैं किसी अरे गहरे फ्रिंज एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं जी। ये लोग एक ऐसा घोर अपराध कर रहे हैं जिसकी भरपाई संभव नहीं। लेकिन आशुतोष, जो प्रोफेसर मक्खनलाल ने कहा है नेहरू और कश्मीर को लेकर, उसमें से आप किसी चीज से उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, या वो जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक है, आप उसको पिक एंड चूज कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये नेहरू का अगर कोई नेता है, कोई प्रधानमंत्री है, तो उनकी नीतियों में गलती होगी ना जी। कश्मीर को यूएनओ में ले जाना एक गलती है, लेकिन धारा 370 के लिए आप नेहरू को कैसे जिम्मेदार ठहरा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में थे जिस कैबिनेट ने पास किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी मजबूरी थी? जब धारा 370 लग रहा था तो सरदार पटेल ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों इस्तीफा नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात यह कि जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतना महिमा मंडन किया जाता है, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया कश्मीर के मसले में? मैं फिर कहता हूं, ये सब लोग हमारे इतिहास के बड़े लोग हैं, इसलिए उनका आकलन एकांगी नहीं होना चाहिए। एकांगी नहीं। आज 14 नवंबर की बात है, तो जिस तरीके से नेहरू को महात्मा गांधी ने अपना सक्सेसर घोषित किया, उसके पीछे कारण होगा, और उन्होंने, गांधी जी ने बाकायदा उसको स्पष्ट लिखा है। जो दिव्य दृष्टि, जो दूरदृष्टि जवाहरलाल नेहरू में थी, वो दृष्टि और जो लोकप्रियता उस वक्त उनकी थी, वो भारत के किसी भी नेता में नहीं थी। यहां तक कि सरदार भगत सिंह ने जो उनकी एक लिखा हुआ, जहां उन्होंने सुभाष बोस और सरदार और जवाहरलाल नेहरू की तुलना की है, और उन्होंने कहा है कि क्यों पंजाब के युवकों को नेहरू जी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ठीक है, क्यों उन्होंने कहा? ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे आशुतोष जी। हमारे साथ प्रोफेसर मक्खनलाल, विनोद अग्निहोत्री जी, आशुतोष, तीनों ही विद्वान लोग हैं जिन्होंने नेहरू पर बहुत काम किया है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारा आज का सवाल है कि क्या विवादों से नेहरू के योगदान को भुलाया जा सकता है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7, जिसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और मैं मानता हूं कि जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है। हम चर्चा कर रहे हैं नेहरू को लेकर और मौजूदा राजनीति को लेकर। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल हमारे साथ हैं। आशुतोष, मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, और प्रोफेसर मक्खनलाल जो इतिहासकार हैं, हिंदुस्तान के इतिहास को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, बात नेहरू की और लीडर्स की हो रही थी। आशुतोष ने एक बात, महत्वपूर्ण बात कही कि एकांगी तरह से देखने से जो शख्सियत है, जो लीडर है, उसका पूरी तरह से चित्रण नहीं हो पाता, और हम लोग बहुत पिक एंड चूज करते हैं। क्या ये बात ठीक है? क्या आप कोई पाँच नहीं 2 कंट्रीब्यूशन नेहरू का मानते हैं जो हिंदुस्तान के लिए है? देखिए, आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं उससे पूरी तौर पे सहमत हूँ। बातचीत पूरे कंट्रीब्यूशन की नहीं हो रही थी जी। बातचीत कश्मीर पे हो रही थी, तो कश्मीर के ऊपर नेहरू के बारे में बात हुई जी। अब ओवरऑल जब कंट्रीब्यूशन की बात आएगी, कौन नहीं मानेगा कि आधुनिक भारत की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। आज एटॉमिक फील्ड में हम जहाँ हैं, नेहरू जी की देन है। आज हम स्पेस में जहाँ हैं, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन है। तमाम चीज़ें, आज एजुकेशन सिस्टम है, IIT सिस्टम है, नेहरू जी की देन है। हमारा रिक्वेस्ट बस एक ये है कि अगर इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर कहीं कोई विवेचना होती है और उसमें आलोचना होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को अपदस्थ किया जा रहा है
किसी की छवि धूमिल कर जलाई है। छवि धूमिल करने की बात तो फिर वही आ जाती है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। जी। इतिहासकार की निगाह में पंडित नेहरू वॉज ए ग्रेट लीडर, बट नॉट विदाउट फॉल्ट्स, नॉट विदाउट शॉर्टकमिंग्स। ठीक है। हम पंडित नेहरू को भगवान का दर्जा देने को तैयार बिल्कुल नहीं है। वो एक बड़े नेता थे जिनका सम्मान होना चाहिए, एकांगी विश्लेषण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी मुद्दों की बात होगी उन मुद्दों पर विवेचना संभव है। और अगर कोई चीज जी आपसे नहीं एग्री करती तो कृपा करके उसको ये मत कहिए कि आरएसएस का है, ये बीजेपी का है। मैं आशुतोष जी के अलावा, आशुतोष का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन एक बात बताएं, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया इतिहास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मेरे ऊपर आज तक कोई नहीं कह सका कि मैं बीजेपी का हूँ, आरएसएस का हूँ। आई राइट एज पर फैक्ट्स, जो दूसरे लोग कोट करने से डरते हैं जी, क्योंकि आई डोंट राइट पॉलिटिकली करेक्ट हिस्ट्री। विजय जी, आई डोंट राइट, मैं राजनीतिक तौर पे करेक्ट इतिहास नहीं लिखता, मैं इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर लिखता हूँ जी। और इतिहासकार होने के नाते मेरा वही रिवार्ड है कि आप साक्ष्यों को स्वीकार करना सीखिए। जी आशुतोष जी, आपकी टिप्पणी है प्रोफेसर साहब? नहीं, बिल्कुल। प्रोफेसर बखनलाल जी जो बात कर रहे हैं, इतिहास को इतिहास की दृष्टि से ही देखना चाहिए, और जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बातचीत करते हैं तो हम इस बात का जिक्र क्यों करें कि 1942 में जब इंडिया मूवमेंट हो रहा था तब उस वक्त उन्होंने क्या भूमिका में ये एक वो दौर था जिस दौर के अंदर हिंदुस्तान के तमाम बड़े नेता जो अलग अलग विचारधाराओं के थे, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग थे, वो सब लोगों की कोशिश थी कि एक आजादी मिले और देश एक नया देश बने। इसलिए मैंने नेहरू के बारे में कहा कि और ये बात मैं बड़े तकलीफ के साथ कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि सत्ता की तरफ से जब नेहरू को पूरी तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती है तो वो तकलीफ। हम अटल जी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते हुए देख सकते, हम नरेंद्र मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं देख सकते। ये हमारे देश के बड़े नेताओं में से, उनकी विचारधारा से हम सहमत हो या ना सहमत, एक अलग तरीके का सवाल है जी। तो इसलिए मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू अगर शायद देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज देश का लोकतंत्र जीवित होता या नहीं जीवित होता, एक बड़ा सवाल था जी। क्योंकि उन दिनों का अगर आप इतिहास तो 1947 के समय का इतिहास, तो उस वक्त पूरी दुनिया में और खासतौर पर इंग्लैंड और यूरोप के लोग ये कह रहे थे कि इतनी विविधताओं वाला देश इतने समय तक गुलाम रहा है, ये 5 साल से ज्यादा एकजुट रह ही नहीं सकता जी, इसके खंड खंड हो जाएंगे। और आपको बताऊं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो प्लान बनाया था, हिंदुस्तान की आजादी का जो प्लान था, उस प्लान का नाम था प्लान बाल्कान, जो बाद में बाल्कनाइजेशन निकलता है। तो और चर्चिल जैसे लोग जिस तरीके से गिद्ध दृश्य लगा के देखे हुए थे, उस हिंदुस्तान को जिस वक्त जो हमारे यहाँ जो एज थी, जो औसत एज थी 31 साल, आप सोचिए किस स्थिति में रहा होगा हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी, उसको निकालने के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली को जमीनों में उसको करना, लोकतंत्र को फलते फूलते देखना, अपने विरोधियों की बातों को सुनना, उसका जवाब देना। और यहां तक डेमोक्रेट होता कि 1962 की लड़ाई जब हो रही थी और जब ये कहा गया कि नहीं, हमें चीन की लड़ाई के बारे में सरकार से जवाब चाहिए, तो संसद बुलाएगी। आप सोचिए आज की तारीख में अगर कोई ऐसा कर दे तो उसको फौरन देशद्रोही, चीन परस्त, पाकिस्तान परस्त, न जाने क्या क्या, तब तो किसी ने नहीं कहा जी, क्योंकि लोग तो हमें जो। लेकिन आशुतोष, जो प्रोफेसर कह रहे हैं, क्या आप नेहरू को ग्रेट लीडर विद फॉल्ट्स स्वीकार करते हैं? 100%। दुनिया में अगर कोई इंसान है, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो जॉर्ज वॉशिंगटन हो, चाहे वो लेनिन हो, चाहे माओ हो, सब में खामियां हैं। ठीक है, वो इंसान नहीं होगा अगर उसमें खामियां नहीं होंगी। हमने कहा कि नेहरू को 2 चीजों के लिए कभी भी हमेशा उनकी आलोचना होगी, चीन नीति की वजह से और कश्मीर नीति के, और कश्मीर में भी यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का जो उन्होंने मसला किया, धारा 370 की वजह से उनकी कभी आलोचना नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशंस में लेके गए, जिसको सरदार पटेल रोकना चाहते थे, उनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं थी, उसकी वजह से वो मसला इंटरनेशनलाइज हो गया। ठीक है, विनोद जी के पास आऊं, लेकिन प्रोफेसर साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं जी? प्रोफेसर साहब कुछ छोटी टिप्पणी। एक बहुत छोटा सा कमेंट है।
आशुतोष जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, इनके साथ एनडीटीवी पे बैठ के डिबेट भी की है, बाकी भी किया है। एक बात मैं ज़रूर अंडरलाइन करना चाहूँगा, यह गलत होगा सोचना कि अगर पंडित नेहरू न होते तो इस देश में डेमोक्रेसी की रूट्स न होती। ये वही कह सकते हैं, चर्चिल जैसे गंवार कह सकते हैं जो भारतीय इतिहास को नहीं जानते। रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू डीप इन दिस कंट्री एंड नथिंग कैन डिस्ट्रॉय दैट। एंड इफ डेमोक्रेसी इज देयर, आज भी इस देश में डेमोक्रेसी है तो 1940-50 के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 4000 सालों की जो रूट्स हैं, ऋग्वेद काल से लेके बुद्ध के जमाने से लेके डेमोक्रेटिक रूट्स हैं। ठीक है, इसलिए कृपा करके अपने ही सभ्यता को, अपनी ही परंपरा को इतना कम करके मत आंकिए और किसी एक व्यक्ति की झोली में 5000 सालों का अचीवमेंट मत डालिए। ठीक है विनोद जी, डीप रूट्स हैं। पंडित नेहरू डिड टेक केयर कि ये रूट्स बनी रहे। ठीक है विनोद जी। देखिए, ऐसा है कि प्रोफेसर साहब ने, आशुतोष ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि मुझे एक चीज़ जो है, एक तो किरण रिजिजू साहब कांग्रेस में भी रह चुके हैं और तब शायद उनको नेहरू जी की कश्मीर नीति याद नहीं आई। आज वो कश्मीर नीति पर लिख रहे हैं तो उसके पीछे निहितार्थ क्या है ये भी समझने की जरूरत सर वो तो सब लीडर्स को हम समझते हैं, है ना। नहीं तो ये बात आनी चाहिए ना विमर्श में जी कि ये इतना मामला सहज नहीं है जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है कि आज उनको जो है, अब मैं और वो लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, लीगल चीजों को समझते, कानून मंत्री भी हैं। अब जहां तक बात है नेहरू जी की, भगवान तो किसी को नहीं मानना चाहिए। भगवान तो मतलब इस देश में जो भी, मतलब राम और कृष्ण ने भी अपने को कभी भगवान नहीं कहा जी, खुद, बाद में लोगों ने माना, जी। वो अलग बात है। तो भगवान तो मानना ही नहीं चाहिए किसी को। आजकल जरूर भगवान मानने की परंपरा शुरू हो गई है जी, अवतार भगवान, ये वो थोड़ा देखना चाहिए। और नेहरू की जहां तक बात है, ये बात सही है प्रोफेसर साहब की कि डेमोक्रेसी के रूट्स वैशाली और के गणराज्य से लेकर के और वो इस देश में अलग अलग रहे हैं, लेकिन वो अलग बहस है। फिर उस पर अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें फिर लंबी विषयांतर हो जाएगा कि कितनी डेमोक्रेसी रही और कितना राजतंत्र रहा और कितना सामंतवाद रहा और कितना संस्कृति में सामंतवाद है, कितना समाज में सामंतवाद है। वो एक अलग बहस है। फिर वो उस पर जो है, इस देश में वैशाली के गणराज्य का भी इतिहास है और इस देश की मान्यताओं में महाभारत का वो दृश्य भी है जब एक कुलवधु को जो है राज दरबार में उसका चीरहरण होता है, वो भी एक संस्कृति का हिस्सा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उस बहस में न जाके इतिहास में व्यक्तियों की भूमिका होती है। और इतिहास में अगर अब हम मान लें गांधी जी न होते तो आजादी न मिलती, आजादी मिलती, जरूर मिलती जी, हो सकता है थोड़ा देर से मिलती या कैसे, लेकिन गांधी जी की भूमिका थी, उसको कैसे आप हाँ भूमिका सबके अलग अलग होती है। वो इतिहास तो ऐसे ही लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में नेहरू की भूमिका को कैसे नकारा जा सकता है कि नेहरू की भूमिका थी। और इस बात को सबसे ज्यादा अगर कोई मानता है तो जरा पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों से पूछिए कि जब नेहरू का निधन हुआ है तो एक वीजी वर्गीज उसमें पाकिस्तान में थे, उनका एक आर्टिकल था, उन्होंने कहा कि वो शेख अब्दुल्ला के साथ गए हुए थे कुछ पत्रकार, वहां के बुद्धिजीवी इस बात पर रो रहे थे कि काश अगर नेहरू जैसा नेता पाकिस्तान को मिलता तो आज डेमोक्रेसी यहाँ भी उतनी मजबूत होती, यहाँ फौजी शासन न लगता। तो ये टिप्पणियां हैं। तो नेहरू का जो लोकतंत्र का की संस्थाओं को मजबूत करने का जो नेहरू का था, वो उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं। ठीक है, नेहरू जी ना होते कोई और होता, हो सकता है डेमोक्रेसी और बेहतर भी हो सकती थी और खराब भी हो सकती थी, दोनों संभावनाएं थी, लेकिन नेहरू थे इसलिए उनका माना जाएगा। ठीक, इतिहास में वाजपेयी का योगदान माना जाएगा जी, इतिहास में सभी का अपना अपना एक योगदान होता है जी। नरसिम्हा राव का, अब नरसिम्हा राव ना आते तो क्या उदारीकरण ना होता विश्व में परिस्थितियां, लेकिन जब बात की जाएगी तो नरसिम्हा राव का नाम लिया जाएगा। इसी तरह नेहरू का नाम। और जहां तक कश्मीर नीति की बात है तो बिल्कुल सही है, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेकर के नेहरू जी की भूल हम सब मानते हैं, लेकिन उस भूल को उनकी ही बेटी ने 1971 में शिमला समझौते के तहत सुधार दिया था, जब पाकिस्तान ने मान लिया कि बायलैटरल इशू है। ठीक है, पाकिस्तान जो है हमेशा, आज भी हमारी सरकार जब भी पाकिस्तान से बात करती है तो शिमला समझौते का ही जिक्र करती है कि बायलैटरल इशू है, आप यूएन की बात मत करिए। तो इतिहास में भूल सुधारी भी जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि नेहरू का अगर आप किसी भी नेता का समग्रता में मूल्यांकन नहीं करेंगे
तो उसकी निंदा ही मानी जाएगी। नहीं, इस जब पर तो आप आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, तो मूल्यांकन समग्रता में होता है। जैसे आपने ठीक है। अपने उदाहरण उद्बोधन में दोनों चीजें रखी, जी। तो वो एक आलोचना है। और आप सिर्फ अगर एक चीज को लेकर आप कहेंगे ये गलत थी, तो वो निंदा हो जाती जी। है। निंदा और आलोचना के बीच ये एक सीमा रेखा जी। है। समग्रता में जब आप बात रखते हैं, तब वो आलोचना और समालोचना होती है। ठीक है आशुतोष, एक सवाल आखिरी सवाल के तौर पर हम समझना चाहते हैं। आलोचना निंदा की बात हो गई, नेहरू की बात हो गई, जो एक बड़ा आरोप या बड़ी चर्चा होती है कि अब जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है या सरकार कह लें या भारतीय जनता पार्टी कह लें स्पेसिफिक होकर भी, तो वो नेहरू के पूरे कामकाज को या इमेज को डेंट करने, खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस आरोप को अगर सही मान लें तो क्या आपको लगता है नेहरू को इस तरह से खत्म किया जा सकता है या किसी भी लीडर को? क्योंकि रावण की आलोचना तो हम इतने हजार साल से कर रहे हैं, रावण को खत्म नहीं किया गया। राम को लेकर भी बहुत सारी पुतले चीजें जला रहे हैं, आलोचना छोड़िए, पुतले जला रहे हैं। पुतले जला रहे हैं। तो क्या नेहरू को, मतलब नेहरू और रावण को मत जोड़िएगा, मैं उदाहरण के तौर पर बात दूसरी कर रहा हूं, लेकिन क्या ऐसे खत्म किया जा सकता है किसी को? ये डर क्यों? विजय जी आपने मेरी भावनाएं आहत कर दी। क्या मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊं? देखिए, जो बात आपने कही है वो बहुत ही दिलचस्प बात है जी। पहली बात हमें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है क्या। जी। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है, विचारधारात्मक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के किसी भी कोने में जहां कहीं भी होते हैं, जब वो आइडियोलॉजिकल स्टेट के फॉर्म में आते हैं, तो वो विचारधारा की अपनी एक बुनियादी दिक्कत होती है कि वो अपनी विचारधारा के अलावा हर दूसरी विचारधारा के लोगों को वो दुश्मन समझते हैं। और इसलिए नेहरू को लेकर अगर वो उनकी पूरी पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं या नेहरू की पूरी विरासत को खत्म करना चाहते हैं, तो मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं है। बिल्कुल ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है बीजेपी की विचारधारा की, स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सवाल इस बात को लेकर ये है, इसीलिए आप देखिए कि 3 बिंदुओं पर नेहरू को हमेशा अटैक किया जाता है। एडविना के माध्यम से उनका चरित्र हनन किया जाता है, पटेल के माध्यम से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, और कश्मीर और चीन के माध्यम से कहा जाता था कि वो बहुत ही अनसक्सेसफुल, जी, नहीं इनकॉम्पिटेंट, बेसिकली इनकॉम्पिटेंट, ये कहने की कोशिश की जाती है। और इन्हीं तीनों बिंदुओं पर होती है। मैंने तो कभी किसी आरएसएस को नहीं सुना कि वो कहे कि नेहरू की वजह से देश के अंदर लोकतंत्र सफल, तो मैंने कभी सुना ही नहीं इस बारे में। खैर वो एक अलग विषय। अब दूसरा सवाल है, क्या नेहरू को आप इरेज कर सकते हैं? जी, सवाल ही नहीं। जब क्योंकि नेहरू इतिहास का हिस्सा है और वो इतिहास जीवंत है, जीवित है, तो आप इस देश के अंदर नेहरू के कंट्रीब्यूशन को आप मटिया मेट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे जगह पर वो जिंदा रहे। और मान लीजिए कि बीजेपी आज सत्ता में है, आने वाले 50 साल तक सत्ता में रहती है, 100 साल तक सत्ता में रहती है, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सिर्फ यही सत्ता में रहेंगे, बाकी लोग नहीं सत्ता में आएंगे। तो जो इतिहास में दर्ज हो गया उसको आप मिटा नहीं सकते। उसमें आप आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। और ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में ये बहुत तरीके से करने की कोशिश की जाती रही। जब स्टालिन की मृत्यु हुई और उसके बाद जब दूसरी रिजीम वहां पर आई, तो उसने डीस्टालिनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। ठीक है। क्या स्टालिन को इतिहास से इरेज किया जा सका? नहीं इरेज किया जा सका। ठीक है। तो मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन होना भी चाहिए। उसमें अच्छी चीजें भी होंगी, उसमें गलत चीजें भी होंगी। और अगर उनके मूल्यांकन से हम ये सीख सके, कि भारत देश सीख सके कि हमें कश्मीर जैसी गलती नहीं दोहरानी है, हमें चीन जैसी गलती नहीं दोहरानी है, तो भारत का ही भला हो। ठीक है। प्रोफेसर साहब, छोटा कमेंट चाहिए। जी देखिए, बहुत छोटा सा कमेंट है। इतिहास बहुत निर्मम विषय होता है और किसी को माफ़ नहीं करता। चाहे जितना इतिहास को दबाने की कोशिश की जाए, वो दबता नहीं। चाहे 75 साल का यहाँ का इतिहास हो, चाहे 100 साल का रशा का इतिहास हो, चाहे 50 साल का स्टालिन का इतिहास हो, सब छिपाया गया, दबाया गया, लेकिन जरा सा स्पेस मिला, असली इतिहास बाहर आ गया। इसीलिए मेरा एक छोटा सा निवेदन सबको है, जो भी सत्ता में है, इस बात को याद रखे कि इतिहास उनके बारे में भी निर्णय लेगा, उनके भी सारे कारनामों को लिखेगा। लिहाजा हमें इतिहास से न तो छेड़छाड़ करें और न ये भूलें कि इतिहास से किसी को मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास में सबका स्थान है। हमें एक चीज़ सीखना पड़ेगा
सही इतिहास के साथ जीना। ठीक है हमें जी, बार बार छिपाए गए तथ्यों से भागना नहीं चाहिए। ठीक है। सही इतिहास के साथ जीना सीख लें। ठीक है विनोद जी, छोटा सा कमेंट, बिल्कुल वक्त नहीं है आपका। नहीं, मैं प्रोफेसर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इतिहास को तथ्यों के साथ जो है उसका अन्वेषण होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है, वो इतिहासकारों की भी समस्या है, माफी के साथ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरल इतिहास, सारे इतिहासकारों, वो भी अपनी वैचारिक दृष्टि के आधार पर तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तथ्य वही हैं, उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है, और वही समस्या हो जाती है कि तथ्यों का अगर आप तथ्यात्मक विश्लेषण करें, लेकिन वो विचारधारा इतनी हावी हो जाती है कि तथ्य भी उसी हिसाब से खोजे जाते हैं, निष्कर्ष पहले तय कर लिए जाते हैं। ये एक समस्या है भारत में या दुनिया में इतिहास के साथ रही है। मुझे लगता है इससे ऊपर उठने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, आपका विनोद जी, आशुतोष जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, मेरा ज्ञानवर्धन किया इस चर्चा में। आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या विवादों से नेहरू के योगदान को भुलाया जा सकता है। इस पर 30% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 70% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 70% लोग समझते हैं कि नेहरू के योगदान को इस तरह से भुलाया नहीं जा सकता। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। सरकारें आती हैं जाती हैं, सत्ता का खेल चलता रहता है। हर किसी के राज में ऐसे कई काम होते हैं जिनकी सालों तक सराहना होती है, तो कई काम ऐसे भी होते हैं जिसकी आलोचना होती रहती है। काम करने वालों से गलतियां भी होती हैं, इसलिए बहुत से काम पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, विरोध भी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद इस देश के विकास में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, खासकर तब जब देश सालों से गुलामी झेलकर और फिर आजाद होकर सुई से जहाज बनाने तक के सफर पर निकला और फिर विश्व पटल पर अपनी अहम जगह बनाने में भी कामयाब रहा हूं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही हर इंसान के भी दो पहलू हैं, लेकिन हमेशा उनके योगदान को देखा जाना चाहिए जो उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए किया, ना कि उनके कुछ गलतियों के कारण उनके योगदान को भुला दें। और एक और बारीक बात, आलोचना और निंदा में एक बारीक लाइन है, उसको भी समझ कर रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। आज पंडित नेहरू की जयंती है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका बच्चों से खास स्नेह था, तो जाते जाते आपको और उनके बच्चों के बीच में उनका जो संवाद है उसके साथ छोड़ते हैं।